नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में और पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। वहीं दूसरी तरफ आज एक बड़ी खबर आई है कि यूके SSSC ने तमाम जो 8 भर्तियां हैं उस पर रोक लगा दी है या एक्सटेंड कर दिया गया है। उसकी डेट तिथि जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं आएंगे तब तक उसकी तिथि नहीं अभी डिसाइड कर सकते हैं। सवाल अब ये खड़े होते हैं कि आखिर एक तरफ अमृत महोत्सव की धूम है और एक तरफ वो युवा हैं जो कई वर्षों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से एक आस लिए पेपर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वो युवा साथी भी हमारे साथ है, क्योंकि देखिए हमने पूरे शहर भर में देखा किस तरीके का माहौल था। और उसकी दूसरी तरफ एक फेस आपको दिखाएंगे जो ये युवा साथी हैं। ये वो युवा साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उन्हें नौकरी मिलेगी। पेपर देते हैं, पेपर लीक होता है, आखिर जिम्मेदार कौन है? और उसके बाद जब जिम्मेदारी की बात आती है तो मात्र इस्तीफा आता है। इस्तीफे के बाद तमाम खबरें सोशल मीडिया में आती हैं। आखिर उन सब का जिम्मेदार कौन? और युवा जाए तो जाए कहां? सालों की मेहनत और उत्तराखंड सिर्फ रह गया है एक भ्रष्टाचार का अड्डा। ये हमने तमाम चीजें देखी। हमारे साथ युवा साथी भी हैं और इनसे सीधे बात करते हैं। और प्रश्न यही है, अमृत महोत्सव आजादी का क्या लगता है, कितने आजाद हैं वो युवा जो एक बुनियाद होता है इस देश की, इस प्रदेश की? वो मेरे ख्याल से कई वर्षों से निराश है। वो देख रहा है आस की तरफ कि कुछ होगा, कुछ नौकरियां लगेंगी, ये तमाम चीजें होंगी। कैसे देख रहे हैं इसको? सर, मैं सर्वप्रथम कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये पर्वतीय जिला इस पे ज़्यादा है, तो हमारे पास रोजगार के जो अवसर है बहुत कम है। तो सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो प्रदेश का युवा है वो रोजगार के लिए सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। उसमें जो है आज के समय में अधिकतर लोग जो है यहाँ बड़े बड़े जो शहर है हमारे यहाँ के, उनमें जो है आके तैयारी करते हैं। मैं खुद 2013 से यहाँ देहरादून में जो है मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और भी पढ़ाई करी, और उसके बाद जो है मैं लगातार तैयारी में बना हुआ हूँ। मुझे बहुत निराशा होती है कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है परीक्षाओं में अनियमितता आती है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत निराशा होती है। और इसमें जो अभी पेपर हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी जो है सब पेपर पीछे चले गए हैं। मेरे जो भाई तैयारी करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं वो भी 2-4 महीने या 5 महीनों से तैयारी अपनी लगातार जारी रखे हुए थे, और अब जो है जब वो एग्ज़ाम पीछे चले गए हैं वो भी काफ़ी निराश हैं। मैं खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे भाई लोगों से मैं मिला, तो उन्होंने भी यही बात कही कि जो है अभी जो पेपर हैं ये पीछे क्यों चले गए हैं। अब जो है इसका कोई कंफर्म नहीं है कि 2022 में वो होंगे या 2023 में होंगे। तो जब चुनाव आएंगे तो शायद तब तक वो पेपर हो पाएंगे, और जब वो पेपर होंगे उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि उसमें जो है कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और उस पेपर को फिर जो है किसी राजनीतिक अवसर का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हमें पता नहीं होता, देखो जब एग्ज़ाम हम तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसमें कौन भ्रष्टाचारी क्या कर रहा है। हमारा कोई दोष नहीं होता है। हमारा जो ध्यान होता है दिन रात सिर्फ पढ़ाई पर होता है। आज के समय पे हमारी जो भर्ती है ये भी एक प्रकार से आज जो है इस मोड़ पे खड़ी हुई है कि हमें भी पता नहीं कि हमारा भविष्य क्या है। अब हम जो है इस ओर भी देख रहे हैं कि हमें जो है नए अवसर भी, मैं खुद दिव्यांग आदमी हूँ और मैं देखता हूँ 5 साल में एक बार जो है कोई भर्ती में जो है हमारे लिए अवसर बनता है ना। तो क्लर्क में क्योंकि टाइपिंग से रह जाते हैं, फिजिकली जो भी आते हैं उस पर भी रह जाते हैं, तो हमारा ध्यान होता है कि हमें जो है कोई जो है ऐसी भर्ती आए जिसमें हमें अवसर मिले। अभी फ़िलहाल जो भर्तियाँ हैं मुझे खुद जो है उम्मीद है कि जो है LT की भर्ती आएगी। LT मेरा B.Ed है तो मेरा CTET क्वालिफाई है, और मुझे लगता है कि अगर ये आ जाती तो हमें एक अवसर मिलता। पर यहाँ तो जो LT वाली भर्ती है उसका अभी तक कुछ निर्णायक मोड़ आया नहीं है, और अब क्या सरकार जो है जब तक ये 2022 तक इसको पूरा करेगी, उसके बाद 2023 में शायद जो है विभाग जो है इसमें कुछ जो है अधियाचन आयोग को भेजेगा, और तब जाके 2024 में कहीं जो है ये भर्ती आएगी, और हमारी उम्र जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ये सवाल बहुत बड़ा है। देखिए अभी जो पूरी जांच चल रही है, वीडियो प्रकरण चल रहा है, और ये अभी अगर मैं बात करूंगा तो सोशल मीडिया में तमाम लोग हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। मेहनती छात्र ये लगातार कह रहे हैं कि उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। वही दूसरी और वो भी छात्र हैं जो कह रहे हैं कि ये निरस्त होनी चाहिए। पर देखिए सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी किसकी है
आखिर सरकार पूरा विज्ञापन निकालती है, उसके बाद आउटसोर्सिंग कंपनियों को ये पूरी तमाम कार्य दे दिए जाते हैं। सवाल देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पूरे उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के नाम पर जो अभी पूरा माया जाल रचा जा रहा है, हमने लगातार ये देखा कि किस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनीज युवाओं से पैसे लेती है, उसका ज्वाइन करवाती है, और बड़ा खुलासे पूर्व में भी हुए हैं इसको लेकर। तो क्या कितनी संभावनाएं हैं कि ये सही तरीके से कार्य कर पाएंगे या भविष्य में कर पाएंगे? सर एक सवाल है, जिम्मेदार आखिर कौन है? ये एक भर्ती का मामला मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहली भर्ती नहीं है जिसपे आज चाहिए जांच की बात हो रही है। इससे पूर्व में भी भर्तियां हुई, सब पर आरोप लगे, सब पर जांच हुई, और लगातार ये आया हुआ है। एक नेताजी के बयान भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आयोग को भंग कर देना चाहिए, और वो वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस आयोग का भवन में उद्घाटन किया, उन्होंने ही ये तमाम चीजें रखी, पर आज वो बात डालते हैं आयोग को भंग कर देना चाहिए, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दोहरा चरित्र तमाम नेताओं का, किस तरीके से देखते हैं? सर ये दोहरे चरित्र के बारे में तो अब हम क्या बताएं, हम तो स्टूडेंट हैं, हमारा तो एक ही चरित्र है। दोहरे चरित्र जो है हो सकता है कि नेताओं का होगा, पर छात्रों का एक ही चरित्र होता है। हम लोग तैयारियों पे लगते हैं, जिस प्रकार सरकार अपना जो है बजट तैयार करता है, राजस्व प्राप्ति होती है, खर्चे होते हैं, सब चीज़ होती है, वैसे एक छात्र का क्या होता है कि एक बजट होता है, जो हमारे जो भी खर्चा मिलता है, जो हमारे पास पैसा आता है, हमारा अधिकांश पैसा जो है पूरी किताबों में और कोचिंग संस्थाओं में उनकी फीस में हर जगह खर्च हो जाता है। अब आप ये बताइए कि सर हमने पूरी तैयारी की है, नेताओं के बयान आते हैं, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, लेकिन आहत तो हम लोग होते हैं ना सर। बिल्कुल। जब से राज्य बना है, 2000 से जब राज्य बना है, विभिन्न प्रकार की भर्तियां आई हैं, हर छात्र जो है इन तैयारियों में लगता है, एक उम्मीद से कि है हमारे यहाँ एक रोजगार आया है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, वो कहीं और तैयारी कर भी नहीं सकता है। हो सकता है कि कोई टेक्निकल फील्ड का होगा, लेकिन जब उत्तराखंड में भर्तियां आती हैं तो वो टेक्निकल फील्ड को छोड़ के उत्तराखंड की तैयारियों में लगता है। सर जब हम एक बड़ा फैसला लेते हैं और अपनी जो है जो डिप्लोमा हमारे पास सर्टिफिकेट होते हैं उनको नकारते हैं, हम बोलते हैं कि उत्तराखंड में हमें सर्विस करनी है, और हम तैयारी में आ जाते हैं। पहले फॉर्म निकलता है, फॉर्म निकलने के बाद जो है 1 साल लग जाता है, एग्जाम होने में भी कुछ टाइम लग जाता है, रिजल्ट आने में 6 महीना लगता है, रिजल्ट आने के बाद जो है हमको फिर एक जो है धरना देना पड़ता है कि डीवी हो, डीवी होने में भी समय लग जाता है। सर इतना कुछ करने के बाद जब हम लोग तैयार बैठते हैं कि हाँ नौकरी हमारे पास में है, 2.5-3 साल हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक जो है सियासी हलचल फिर से मच जाती है कि जो है आपके एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, और हमको दिन रात हमारी जो है नींद चैन हमारा हराम हो जाता है। सर हमारी गलती क्या है? हम स्टूडेंट हैं, एक तरफ जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, 75वीं वर्षगांठ को जो है सेलिब्रेट करने के लिए पिछले साल से चल रहा है, मार्च से चल रहा है, जो अगस्त 2023 तक चलेगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये किसके लिए मना रहे हैं? आपको पता होगा कि भाई जो है जो हमारे पहले के जो लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, संस्कृति है, जो विरासत है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए है। लेकिन कल के दिन जो है हम लोग भी तो एक जो है पास्ट बनेंगे। हमारा जो आज भविष्य है, जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, हमारा क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं हो रहा है। आप जो है हम यही कहना चाहते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो मेहनती छात्र है उसकी आप मेहनत को जरूर देखें, उनका आकलन जरूर करें। हमको इग्नोर अगर आप कर रहे हैं तो मतलब आप मेहनत को इग्नोर कर रहे हैं। हमें इग्नोर बिल्कुल ना किया जाए, छात्रों की मेहनत को देखा जाए। हम हर वर्ग के छात्र हैं, दिव्यांग भी हैं, महिलाएं भी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, और हर वर्ग के छात्र हैं। हम लोगों ने इस एग्जाम में एंट्री मारी ताकि हमारा जो है परिवार एक अच्छे लेवल पे आए, लेकिन आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा कि हम करें क्या। हमारा लोअर पीसीस के एग्जाम थे, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोबारा एग्जाम हो जाएगा तो हम लोग जो है कर लेंगे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि जो एग्जाम हो रहे हैं लोअर पीसीस में हमारे निकले हुए थे, लेकिन वीडियो पीरियड डीवी हो गई, हम बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ना बहुत मुश्किल है। जितना आप जो है इंसान एक जो है भावात्मक होता है तो कैसे हम तैयारी कर लें। ऐसे बहुत सारे वर्ग के हैं यहाँ पे जिनके बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन वीडियो के चक्कर में कोई तैयारी हमारी हो नहीं पा रही। हमारा बहुत जो है मानसिक तनाव में भी रहते हैं। एक तो जो है दिन प्रतिदिन जो है सर मीडिया में, अखबारों की कटिंग में, यहाँ तक कि जो प्रतिष्ठित अखबार हैं वो भी ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी जो है मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एसटीएफ जो है जहां से आपको रिपोर्ट मिल रही है, मीडिया वालों को रिपोर्ट मिल रही है, जब एसटीएफ जो है एक भाई इस टाइम जांच एजेंसी कौन है? एसटीएफ है ना। सीबीआई के पास तो दे नहीं रखा है या मीडिया वालों के पास दे रखा है। ये जो जानकारी जो भी आती है, ये इसका जो लीगल सोर्स है जहां से जानकारी मिलनी चाहिए वो एसटीएफ है। जब एसटीएफ से जानकारी आ रही है, एसटीएफ बिल्कुल जब रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से बोलता है, लेकिन अखबारों में पहले ही छप जाता है 500 लोग पाए गए फर्जी। भाई कहाँ से मिल गए? एसटीएफ से एक बार जाके पूछ तो लो। एसटीएफ बार बार चिल्ला के बोल रहा है कि आप इस तरीके की बयानबाजी ना करें, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं
कि यहाँ पे मीडिया वाले कुछ ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अपनी जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो पता नहीं उनको टीआरपी चाहिए, क्या चाहिए, मुझे पता नहीं है, पर हमें जो दिख रहा है कि यहाँ पे पीत पत्रकारिता बहुत ऊंचे लेवल पे चल रही है। पीत पत्रकारिता को जो है थोड़ा सा कम करें, और जो है देखो सच छुपता नहीं है, वो कभी छुपेगा भी नहीं, जो सच होगा वो सामने आएगा। पर लेकिन पीत पत्रकारिता भी हमसे नहीं छुप रही है, वो अपने चरम पे है। इसे कंट्रोल करना आप लोगों का काम है, प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिए। और चयनित छात्रों का जो है आप मानसिक दशा देखिए एक बार, हम कितने परेशान हैं, ये सत्य है, इसको कोई छुपा नहीं सकता है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि जो है 45-50 नंबर वाले आंदोलनों की लीड कर रहे हैं। कैसे आप बताओ 55 नंबर वाला आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है, महा रैली करेंगे, कैसे 55 नंबर वाला कर सकता है? उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? हम तो 75-80 वाले नंबर वाले बच्चे हैं, हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन 55 नंबर वाले 45 नंबर वाले नेता बने हुए हैं। तो सर आप बताओ सर, ये कौन से नेता हैं सर? इस तरह की नेतागिरी करनी अच्छी बात है सर, जब आपके नंबर ही उसी लायक नहीं है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, हम परेशान हो रहे हैं डेली, पीत पत्रकार से परेशान हो रहे हैं, इनके आंदोलन जो है कर रहे हैं 45 नंबर वाले, है ना? तो सर यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज हमारा थोड़ा ध्यान रखा जाए, हमारी मानसिक दशा को देखा जाए सर। नहीं, बिल्कुल एक सवाल है। देखिए, ये तो जांच का विषय है कि कितने लोग होंगे, अभी कोई संख्या देने से एसटीएफ ने मना किया है। पर सवाल अभी ये देखिए कि ये युवा सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा बन चुके हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकारें बात कर रही हैं, पर इन लोगों का क्या, जिन्होंने मेहनत की है? सवाल ये है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पेपर लीक किया है, जिन्होंने पेपर खरीदा है और तमाम चीजें जो एसटीएफ लगातार धरपकड़ कर रही है उनके लिए कोई हमें इस तरीके की भावना नहीं है। पर उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीतियों में लगातार आता है सिंबल साहब, लगातार बयान आ रहे हैं राजनेताओं के, कोई कुछ कह रहा है, कोई विपक्ष में आपकी आवाज उठा रहा है, कोई मेहनती छात्र के लिए बात कर रहा है, भर्तियों की अलग अलग बात हो रही है, अलग अलग 8 भर्तियों पर रोक की बात हो रही है। देखिए, रोक इस समय मैं कहूंगा जब तक नहीं है, क्योंकि 6 महीने से 8 महीने से जो परीक्षा नियंत्रक थे वो नहीं है। ये अब सवाल है, उससे पूर्व में भी परीक्षा कराई गई, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये जांच जब से शुरू हुई है उसके बाद सारी चीजें बदल रही हैं। आयोग भी अलग निर्णय ले रहा है, अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। ये सवाल अपने आप में गहराता जा रहा है, और मात्र जो लोग हैं वो अब उनकी टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, जो युवा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सर सबसे पहले जो है आयोग जो है आज डेट में जो है आयोग है या कोई भी जो है सरकार है, विपक्ष है, कोई भी हमें जो है श्योर नहीं कर रहा है कि आपका भविष्य क्या होगा। दूसरी ओर जो है एक जो है पक्ष विपक्ष वाली छात्रों के विचार भी आपस में बंटे हुए हैं। आज जो है एक छात्र से एक छात्र ही लड़ रहा है, जो दिखने में आ रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ जो है एक तबका है जो पक्ष और विपक्ष का काम हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं आपसी जो हमारे मुद्दे हैं उन्हीं में भिड़ रहे हैं। पर जो मेन मुद्दा है रोजगार का, जो हमें हमारी उम्मीदें हैं सरकारों से, जब से आज जो है 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, तो इसमें जो है ना कहीं जो है हमें रोजगार के लिए, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में हैं, तो अभी यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए जो है सबसे ज़्यादा युवा हैं। तो उसके लिए जो है सरकार क्या काम कर रही है? भर्तियाँ आ रही है, और भर्तियों में भी ऐसी जो है जैसे भर्तियाँ पीछे जा रही है, या जो भर्तियाँ अभी हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, फॉरेस्टर की है, एलटी की है, और प्रवक्ता की है, सचिवालय रक्षक की है, बीडीओ है, कनिष्ठ सहायक है। चलो एक भर्ती को आपने चलो जो भी है उसका मामला है हमारा, पर और भर्तियों में उनमें भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम अपना ही पक्ष नहीं रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भर्तियां जो है अभी तक जो है जिनमें डीबी हो चुका है, जिनका डीबी होने वाला है, उन भर्तियों में भी अभी तक कुछ जो है कुछ नहीं हो रहा है। तो फिलहाल जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है हमें जो है हम जैसे युवाओं को निराशा जो है हाथ लग रही है। और मैं कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया में जुड़ा रहता हूं, तो बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जो है कहीं ना कहीं निराश दिखते हैं। जो सरकार की अभी जो कहीं ना कहीं इसमें जो अभी फैसले हैं उससे कहीं ना कहीं अभी जो आने वाली भर्तियां थी चुनाव के बाद जो है लगातार अभी वही भर्तियां नहीं हुई है जो चुनाव से पहले जो है कराई गई थी, और उसमें
अभी फिलहाल जो है जो अभी नया तैयारी में जो लगा हुआ बच्चा है उसे उम्मीद है कि आने वाली जो भर्तियां हैं वो कब आने वाली है। मुझे जहां तक सूचना है कि जो है एलटी में ही 10,000 पद जो है रिक्त पड़े हुए हैं, विभागों ने सूचना दी है, पर अभी तक जो है वो जो है पुराने जो भर्तियां हैं वही पूरी नहीं हो रही है। तो नए जो जितने भी है आने वाले जो है क्लर्क में है या कोई भी और पद हैं जिनमें भर्तियां आ सकती है, उनको जो है जब ये पूरी नहीं होगी तो आने वाली भर्तियां कैसी होगी। नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। देखिए, आयोग के पास अपने कितने कर्मचारी हैं ये भी अपने आप देखने वाली बात है, नियमित कितने कर्मचारी हैं वो भी एक समझने वाली बात है, और जो आयोग जिस समय अपनी ही आयोग में भर्तियां नहीं करवा पा रहा है वो किस तरीके से भर्तियां कराएगा ये भी सवाल है। और आखिर इन युवाओं का क्या, और आने वाली भर्तियां कितनी सही होंगी और किस दिशा में होंगी ये भी समझने वाली बात होगी, और कब ये युवा जो है सही तरीके से पेपर देके आगे बढ़ पाएंगे, और कब तक ये पेपर जो लीक का दंश है ये युवा झेलता रहेगा। और तमाम ये छात्र हैं, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये वो लोग हैं। देखिए, जांच होनी चाहिए, जांच के लिए आप सीबीआई जांच कराइए, आप एसटीएफ से जांच करा ही रहे हैं, अगर लगता है तो आगे भी जांच होनी चाहिए, उन तमाम लोगों की होनी चाहिए, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए कि आगे से कभी ऐसा ना हो और ये छात्रों को इंसाफ मिल सके। और इंसाफ कैसे होगा, कब तक मिलेगा, और कब तक ये छात्र जो है इंतजार ही करेंगे, और कब तक, क्योंकि उम्र निकली जा रही है, और उम्र के बाद हमने देखा कि किस तरीके से कांस्टेबल में भी यही हुआ है, 7 साल के बाद भर्ती आती है, उसके बाद इंतजार। और उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो रोजगार के नाम पर सिर्फ इंतजार इन युवाओं को करना पड़ रहा है, और आखिर कब तक करना होगा ये भी देखने वाली बात है। तो इन युवाओं का क्या होगा, इनका भविष्य कहाँ है, ये सरकार को भी समझना होगा, जवाब देना होगा इसको लेकर। और किसी ने कुछ अपनी बात रखनी है तो जरूर वो आगे अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, देखिए, ये पीड़ा है, ये अमृत महोत्सव आप मनाइए, आज़ादी के दिन, हम कोई समस्या इसमें नहीं है, पर उन युवाओं का क्या है जिनकी पीड़ा आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं एक चीज़ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि मुख्यमंत्री जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में 15 फरवरी 2022 को, ठीक है, तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, ठीक है, तो मतलब उन्होंने एक बार परीक्षा दी और वो फेल हो गए उस परीक्षा में, ठीक है। ठीक 2-3-4 महीने के बाद क्या होता है, दोबारा चुनाव होता है और दोबारा वो उस परीक्षा को पास कर देते हैं। हम लोग 2.5 साल से इन परीक्षाओं के पीछे लगे हुए हैं, कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी पूरी जो प्रशासन है उनके पूरे तामझाम के साथ वो क्या करते हैं, 6 महीने में 2 बार परीक्षाएं देते हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीत जाते हैं। तो ऐसा परीक्षार्थियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाता कि 6 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर पूरा फॉर्म निकलने से लेकर और पूरा जो ज्वाइनिंग तक का प्रकरण है वो पूरा कर दिया जाए? ऐसा सरकार क्यों नहीं करती है? तो इसमें सरकार दोषी है ना। हम लोग कब तक भटकते रहेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि पहले फॉर्म आते हैं, फॉर्म के इंतजार में सालों गुजर जाते हैं। एक बात बताता हूं, 2014 में जब पुलिस की भर्ती आई थी, मैं अंडर एज था, मेरी एज नहीं हुई थी। 2022 में पुलिस की भर्ती आई है, ओवर एज हो गई है, अब हम पुलिस का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है, इसमें सरकार की गलती है। तो इसमें सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, ठीक है, और सरकार को कैसा सिस्टम बनाना चाहिए कि समय पर ये पूरी चीजें हो जाएं। और दूसरी बात यह है कि फॉर्म निकलने में इंतजार सालों हो जाते हैं, फिर हम फॉर्म भरते हैं, फिर फॉर्म भरने के बाद आंदोलन करने पड़ते हैं कि भाई साहब पेपर करवा लीजिए, या सर पेपर करवा लीजिए, आयोग पेपर करवा लीजिए। फिर बड़ी मुश्किल से पेपर होता है, पेपर होने के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट के इंतजार करने के बाद फिर डीवी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। डीवी के आंदोलन के बाद ऐसी देखो परिस्थितियां, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, बेरोजगारी कालम मेरे चेहरे पर देखिए, देखो बाल देखो कैसे हो रखे हैं, दाढ़ी कैसे हो रखी है, बाल कैसे हो रखे हैं। हमारे परिवार लगातार, मेरे पिताजी दुकान चलाते थे, और जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि पापा अब हो गया है, हमारा परिणाम आ गया है, मैं वीडियो बन गया हूं, तो अब दुकान बंद कर दीजिए, अब मैं क्या करूंगा कि सरकारी नौकर बन जाऊंगा, या सरकारी हम लोग मुलाजिम बनेंगे तो काम करेंगे। अब पिताजी लगातार पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है, ये सारी, तो उनको बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है बताने में कि ऐसे ऐसी चीजें चल रही हैं। और हमारा दुर्भाग्य ही हम लोग कहेंगे कि हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। हालांकि जांच का विषय ठीक है, क्योंकि जांच नहीं होगी तो फिर चीजें नॉर्मल नहीं होंगी, लेकिन जांच तय समय पर हो, सरकार अपना स्टैंड रखे, सरकार क्लियर हम लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दे कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, इनकी सरकार कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, इनको हम लोगों को भरोसा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनत से आए हैं, और मेहनत पेपर निकालना, इतना भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उत्तराखंड में 2 लाख 3 लाख लोग जब फॉर्म भर रहे हैं और मात्र 500 600 700 800 लोग निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेहनत का परिणाम तो है। और उसमें कुछ धांधली वाले हैं तो उनको बाहर कर रही है, लेकिन मेहनत वालों को कम से कम उनका अधिकार देने के लिए आप लोग आगे आइए और हम लोगों को भी आश्वासन दीजिए, हम लोगों को भी थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट करने की कोशिश करिए। और ऊपर से तमाम ऐसी खबरें लगातार अखबार में आ रही हैं कि रोक लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो बड़ा डिमोटिवेशन होता है कभी कभी, और ऐसा लगता है कि आखिर हम लोगों ने अपराध कर दिया है। और अपराध ये है हम लोगों का कि हमने पेपर निकाल दिया है। हम सब लोग अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं कि हमने एक अपराध कर दिया है कि पेपर निकाला है उत्तराखंड ग्रुप सी का, और हम लोग नौकरी के इच्छुक थे, लेकिन नौकरी तो मिलने से रही, क्योंकि हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। नहीं, बिल्कुल, ये पीड़ा देखिए, आप समझिएगा।
एक शुरुआत की है, पेपरों के लिए इंतज़ार, विज्ञापनों के लिए जो इसके एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसके नौकरी की जब आवेदन किए जाते हैं, आवेदन के बाद पेपर के लिए आंदोलन, पेपर के बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन, रिजल्ट के बाद डीवी के लिए आंदोलन। यह आंदोलन से ही एक संज्ञा दी गई है कि उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ प्रदेश है, तो यहाँ पर पेपर के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं, समझिएगा। और ये युवा यही करते हैं। हमने पिछले कई वर्षों से ये देखा है, जब से भर्तियां आई हैं उसके बाद लगातार हमने ये देखा कि किस तरीके से आंदोलन किए जाते हैं। उसके बाद जब डीवी हो जाता है, उसके बाद पेपर लीक का मामला, आखिर इसमें जिम्मेदार कौन है? वो एजेंसी जिम्मेदार है, आयोग जिम्मेदार है, या ये छात्र जिम्मेदार हैं जिन्होंने मेहनत की है या जिन्होंने पेपर दिया है? और ये कौन लोग हैं, इनकी धरपकड़ होकर ये आगे से ऐसा ना करें। फॉरेस्ट गार्ड में भी ऐसे ही हुआ, उसमें भी ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की बात हुई, उसके बाद क्या परिणाम हुआ ये आप सब जानते हैं। आखिर कब इंसाफ मिल पाएगा? और युवाओं का क्या जो सेलेक्ट नहीं हो पाए इनके कारण, जो जिन्होंने चीटिंग की थी, जिन्होंने पेपर लीक करा, जिन्होंने पेपर खरीदा। यहाँ पर मातृशक्ति भी है, देखिए समझ, इनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये कैसे देख रहे हैं। घर से भी प्रेशर रहता है, घर का भी कार्य होते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, उसके बाद मेंटल प्रेशर है, तमाम है, समाज की बातें हैं, सब सीधे। मैडम क्या कहेंगे? एक तरह से सारी चीज़ें मैं लूँ, घर का काम आप लोग करते हैं, सारी चीज़ें, और भी घर का प्रेशर भी है, आप जैसे बता रहे थे, क्या कहेंगे इसको? सर क्योंकि ये अभी हम अभी हैं तो 2013 से मैं प्रॉपर तैयारी कर रही हूँ। 2013 के बाद अभी कंटिन्यूस तैयारी करते हो, बहुत सारा एग्ज़ाम प्री निकला, मेन, कहीं इंटरव्यू में आउट, कहीं कुछ आउट, तो लास्ट होते होते 2019 में ब्रेकआउट होकर के आज हम 2020 से मैं प्रॉपर प्रिपरेशन में हूँ और अभी जाके सिलेक्शन हुआ है। और इसी एग्ज़ाम के कारण मेरा लेक्चरर का मेंस था। लेक्चरर का मेंस मैं सिर्फ इस वजह से छोड़ी कि यहाँ मेरी तैयारी, अपना जीएस मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और सब्जेक्टिव मैं नहीं कवर कर पाऊँगी, तो उस वजह से मैंने एक तैयारी छोड़ी और यहाँ मैंने फुल फोकस किया। और फुल फोकस करने के बाद मैं यहाँ लकीली सेलेक्ट भी हो गई और अनलकीली उसके बाद नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि जो भी ये प्रकरण चल रहा है इसमें हमारी गलती क्या है। हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने डीवी हो गया है, डीवी होने के बाद सभी के सभी, अभी सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो इन लॉज वाले हैं, सास ससुर जी हैं, माता पिता हैं, सबको रिस्पॉन्स करना है, तो उन लोगों को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी हमारी ज्वाइनिंग आएगी कभी। उनको पूछने वाले रिश्तेदार भी होते हैं, वो भी यही आंसर करते हैं, लेकिन इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। और 916 जितने भी अभ्यर्थी इस मुद्दे पे वीपीडीओ में निकले हुए हैं, तो 916 में एसटीएफ की जो जांच आ रही है, एसटीएफ से तो हमें अभी तक सिर्फ सकारात्मक ही सुनने को मिल रहा है, नकारात्मक नहीं सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये नकारात्मक जितनी भी धारणाएं और जितने भी कंसेप्शन आ रहे हैं, वो नकारात्मक धारणाएं कहाँ से आ रही हैं? स्टूडेंट ही अगर ऐसी नकारात्मक विचार करने लगेगा या ऐसी बातें बोलने लगेगा, तो आगे आज हम सेलेक्टिव कंडीशन में हैं, कल वो भी हमारी कंडीशन पे होंगे, ठीक है ना? और उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो वो भी इसी पीड़ा से गुजरेंगे, और इस पीड़ा से गुजरने के बाद वो भी तो हर कोई चाहता है ज्वाइनिंग देना, और वो भी इतने छोटे राज्य में ज्वाइनिंग 2015-16 के बाद मुश्किल से अब जाके इतने बड़े लेवल पे आ पा रही हैं। ये तो बरसाती मौसम, चुनाव के साथ जैसे बरसाती होता है ना, बरसाती मेंढक निकलना, वैसे नौकरी बरसाती हो गई है, इस तरीके से नौकरी निकल रही है और उसमें भी सिलेक्शन नहीं है। तो ये किसका मुद्दा है? ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा जब एक बार डीवी हो गया है, हमसे, मुझे लगता है जेई वाले एग्ज़ाम में इससे पहले यही हुआ है कि उनको एफिडेविट के साथ ज्वाइनिंग कराई गई है, बिल्कुल करवाई गई है, और वो आज भी भले ही वो इस डर में जीते हैं कि पता नहीं हमारा होगा कि हमारा मुद्दा आगे क्या होगा। मेरे कोई नोन बंदी है, नोन लड़की है, उसके थ्रू मैं ये बात मुझे पता चली थी, लेकिन सेम प्रोसेस हमसे करवा लो, क्योंकि हम तो फेयर मीन्स से आए हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि अनफेयर मीन्स से तो कौन आया। इतने हम यहाँ पे कलेक्टिव हो रहे हैं और सबके सब, कोई काशीपुर में दे रहा है, कोई नैनीताल, कोई चमोली डिस्ट्रिक्ट, सभी जगह हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो हम इतने बच्चे तो फेयर तो हैं ही, 500-600 अगर इतनी भी हैं, तो एक बच्चा भी अगर फेयर है तो उस बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की मेहनत बहुत बड़ी है। मेरी मेहनत तो मैं ही जानूंगी मैंने कैसे मेहनत किया है। मेरी एक बेटी है 3 साल की, तो ऐसी सिचुएशन के बाद उभरना बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसे स्टेट में जहाँ वुमेन्स का अपग्रेडेशन होना बहुत, मतलब हम ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से अगर हमसे एफिडेविट साइन करवा लो, लेकिन ज्वाइनिंग तो दो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है अभी। एक अब जाके पटवारी वाला एग्ज़ाम, एक लेखपाल है, वो जाने कब होगा, क्योंकि अभी कैंसिल रोक लगा दी है, तो उसका गारंटी नहीं है।
अब इसके बाद जाने कब जा करके प्रवक्ता भर्ती आएगी और हम प्रवक्ता भर्ती के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा है, मैं एक सेलेक्टिव पोस्ट भरती हूँ, मैं कनिष्ठ सहायक के लिए नहीं भरी थी क्योंकि वहाँ मुझे लगा था मैं टाइपिंग में बेस्ट कंडीशन नहीं हूँ और मुझे सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, तो मैं वो पोस्ट नहीं भरी। तो ऐसी सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो सर यही मुद्दा है कि अभी हमारा एक बार प्रकरण अब आगे चल रहा है, वो प्रकरण चलता जाए, लेकिन हमें अगर ये हमें क्या नियुक्ति दी जाए, शपथ पत्र के साथ दी जाए, अगर जो भी गलत लगता है उसको हटा दिया जाए। और युवा मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो उनको एटलीस्ट हमारी समस्याएं समझनी चाहिए। अगर एक युवा मुख्यमंत्री हमारी समस्या नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम तो, क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जनता हम ही तो हैं, कोई जनता बाहर से तो आ नहीं रही है। जब हम जनता हैं तो हमारे लिए उत्तरदायी हैं, तो उनको हमें जवाब देना सिर्फ हमारे ही प्रति उनकी जिम्मेदारी है, किसी और के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बस, और बाकी तो मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आता है। जब तक कोई बड़ा नेता से छोड़ दीजिए, अगर परिवार का मुखिया ही अगर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे या परिवार का मुखिया ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगा, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन द सेंस कि अगर आपको लगता है कि हम अगर फर्जी हैं तो हमको रिटर्न में लिख के दे दीजिए, हाँ भाई आप 9106 सारे के सारे इलिजिबल कैंडिडेट्स हैं एंड यू आर फायर फ्रॉम द यूके SSSC एग्जाम। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम फायर हो गए हैं, हमको बैन करो। अगर हम बैन नहीं हैं, हम लीगलाइज, अगर हम फेयर मीन से आए हैं, ठीक है, हम फेयर मीन से आए हैं, तो फिर हमें ज्वाइनिंग दो में से एक ही मुद्दा है ना, या तो हमें आउट करो या तो हमें इन करो। अगर हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम सही मीन से आए हैं, तो फिर हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। बाकी सरकार देखे, वो सेग्रीगेशन करता है, हमसे एफिडेविट लेता है, जो भी करता है वो सरकार का पक्ष है, लेकिन हमारा पक्ष सिर्फ नियुक्ति है, क्योंकि हम दूसरे पक्ष के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना सर? ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। और एक बड़ी अच्छी आपने जो बताई है, उसमें मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड में जब भर्तियां आती हैं तो कमाने का मौसम आ जाता है। वो कमाई कैसे होती है आपने देखा, 15 लाख रुपए मिलते हैं, किसी के अकाउंट से 65 लाख मिल जाते हैं, कोई कहीं घर बना लेता है। तो ये युवाओं के लिए भर्तियां नहीं आती, ये उन दलालों के लिए, उन मीडिएटर्स के लिए भर्तियां आती हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, जो पेपर के सेट निकाल लेते हैं, उसके बाद भुगतना युवाओं को पड़ता है। और वो युवा कब तक चला जाएगा इस उत्तराखंड में, सवाल यही है। और यही आखिरी संदेश लेते लेते इस लाइव को भी समाप्त करेंगे कि क्या कहेंगे। अमृत महोत्सव एक तरफ और इन युवाओं की पीड़ा एक तरफ, और कौन सुनने वाला है और कौन सुनेगा, क्योंकि आज ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, कल जो सेलेक्ट नहीं हुए वो भी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, उनकी भी समस्या ऐसी हो सकती है, उनकी भी हालत ऐसी हो सकती है। तो ऐसा भविष्य में ना हो, हम यही चाहते हैं, और आयोग भी सही तरीके से कार्य करे और तमाम जो एजेंसीज हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो भी तरीके से काम करें। क्या आखिरी संदेश के साथ कहेंगे आप? सर, आखिरी में हमारा संदेश जो है 3-4 पार्टियों को है। पहली पार्टी वो है जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, जो अभी तक जो है बच्चों को बुला रहे हैं, आओ आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम भी सर अग्रणी हैं। हमने जो है हर लेटर में लिखा है कि हमारी जांच हो। जिस प्रकार हमें डीवी के लिए बुलाया गया है, मैं एक खुले मंच पे बोल रहा हूं कि हम 916 बंदों को बुलाया जाए, हमारा शपथ पत्र लिखाया जाए। हम बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि जो है किसी भी स्टेज में अगर हम दोषी पाए जाएं तो हमें उसी टाइम जो है तत्काल प्रभाव से जो है हमें पद से हटाया जाए। इसमें हम कभी भी रोएंगे नहीं। सर आप ये देखिए सर, हम जो है बच्चे मेहनती छात्र हैं, हर जगह शर्तों पे हम ही ढल रहे हैं। हम अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं, जिस प्रकार की जो है अग्नि परीक्षा से गुजरना है उसके लिए भी हम तैयार हैं। पर एक दूसरा वर्ग है सर, जिसके लिए हमारा संदेश है, वो वर्ग वो है जो 45-50 नंबर लेके और आज सड़कों पे उतरने जा रहा है। ये लोग जो हैं 45-50 नंबर लाने के बाद, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं काशीपुर संस्थान से या कोई जो है कुमाऊं साइड के बच्चे हैं, कुछ लोग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, उनके नंबर 70 से नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ रहे हैं, 70 के दहलीज पे खड़े हैं, फिर भी सर आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। सर आप ये बताइए सर, मेरिट लिस्ट में 1 नंबर से ना सर, 1 नंबर के गैप से 100 से 150 के बच्चे पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई बंदा 5 नंबर पीछे है मेरिट लिस्ट से सर, तो आप ये बताइए ना सर, क्या उसका जायज है सर? तो ये जो है बहुत सारे बच्चे हैं 45-50 नंबर वाले, इनको जो है अपने साथ बरगलाया जा रहा है, तैयारियों से भटकाया जा रहा है। हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं उनको समझ नहीं आ रहा है। आप तैयारियों में बने रहें और ऐसे लोगों के जो है आप बिल्कुल बातों में ना आए।
ये जो है इनको बहुत जो है बिल्कुल होता है ना कि मीठी मीठी बातें करके इन बच्चों को जो अपने साथ ले रहे हैं, ये सर बहुत गलत बात है। और लास्ट में सर एक अंतिम संदेश जो है वो है हमारी चुनी हुई सरकार के लिए। सर सरकार को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो है उत्तराखंड की सरकार हमें सुने। हम कोई डिफरेंट नहीं है, हम पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, हम दूसरे प्रदेश के लोग नहीं हैं, हम आपके ही बच्चे हैं। हमने मेहनत की है और उस एग्जाम में बैठे हैं जिस एग्जाम को आपने ही अध्याचन के रूप में आपने जारी किया है। तो सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें धांधली भी हुई है, पकड़ भी तो आप ही रहे हैं सर। उसके बाद जो है राजू सर ने बताया है कि एक जो है जस्टिस कुरियन सर का जो है ओपिनियन है, जब एक जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी एक ओपिनियन में कह रहे हैं कि भाई अगर जो है सेग्रीगेशन हो सकता है, व्यापक तौर पे नहीं है, तो नियुक्ति को कैंसिल करना जो है एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है। बजट का पैसा लगा है सर, उसमें पैसे लगे हैं और सबके पैसे लगे, संसाधन लगा है उसमें, क्या उसकी कोई भरपाई कुछ नहीं होगी सर? वो टैक्स का पैसा है, वो कहाँ से आएगा सर? वो भी तो हम लोगों ने दिया है। तो उत्तराखंड सरकार से हमारा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि सर हम आपके बच्चे हैं, हमने आपके द्वारा स्थापित प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके हम एग्जाम में बैठे हैं, आप ही के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हम डीवी के द्वारा चुने गए बच्चे हैं। सर हमारा ध्यान दे, संज्ञान ले। और हमने खुद लिखित तौर पे दिया है, अगर जांच प्रक्रिया में कहीं पे भी दोषी पाए जाते हैं सर आप हमें कभी भी बाहर कर दें, लेकिन हमारा करें सर। और दूसरी बात, अभी कुछ बच्चे जो 40-45 वाले, 50 वाले आंदोलन पे बैठने जा रहे हैं सर, एक चीज बताइए, जब 50 नंबर वाला आंदोलन के लिए बैठ सकता है सर, हम मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं, हम 45, हम जो है 75, 80, 85 नंबर वाले बच्चे हैं सर, अगर वो बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं? इसमें अगर ऐसा ना, इसमें अगर मेहनती छात्रों के साथ अन्याय होगा तो हम लोग खुद तो बैठेंगे, जितने मेहनती छात्र हैं वो तो बैठेंगे, अपने माताजी, पिताजी, अपने भाई बहन, जितने भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, जो हमारे हितैषी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हम सब लोग सबको लाकर आयोग के बाहर और विधानसभा के बाहर बैठेंगे और तब तक उठेंगे नहीं जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। और सर दूसरी बात यह है कि 45-50 वाले नंबर वाले जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही बैठ रहे, उनके अंदर हो सकता है शक्ति ना हो, वो आंदोलन में आएंगे, हो सकता है कि वो 2 घंटा बैठ के भाग जाएं, पर लेकिन सर हम लोग मेहनती हैं, हम लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं और हम लोग पीड़ित हैं। हम किसी भी हालत में जो है सर ये वाला आंदोलन इस टाइप से नहीं चलेगा कि 2 दिन बैठ गए, क्योंकि हमारी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, हम मेहनत से हैं सर। हमारे माँ बाप, हमारे जो है हर कोई आएगा, गर्भवती महिला भी आएगी और जो है बुजुर्ग आदमी भी आएगा, उसके पिताजी, हर कोई बीमार, हर कोई आएगा सर। हम बैठ जाएंगे सड़कों पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, सब चयनित छात्र बोल रहे हैं सर, सब परेशान हैं, ये हमारी आवाज। और हम सर हम कोई एंटी गवर्नमेंट के लिए नहीं बैठ रहे हैं सर, हम सरकार के विपक्ष में नहीं बैठ रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि सर हमारे साथ जो अन्याय जो होने वाला है, जो लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग जो है मेहनती नहीं है, ये जांच प्रक्रिया को चलने नहीं दे रहे, जांच प्रक्रिया से पहले ही बात उठा दे रहे हैं, रद्द करो रद्द करो। सर रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, सरकार हमारा संज्ञान ले सर, हमारा यही रिक्वेस्ट है सर लास्ट में। ठीक है, ठीक है, आप सबका शुक्रिया। और देखिएगा कि एस राजू सर ने भी जब यहाँ गए थे तो इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कई सफ़ेदपोश नाम हैं और एक सफ़ेदपोश नाम जब आगे आएंगे तो कई खुलासे भी होंगे, पर सवाल ये है कि अमृत महोत्सव की लगातार हम बात कर रहे हैं, इन युवाओं के साथ कब इंसाफ हो पाएगा और उत्तराखंड में ये जो पेपर लीक है और इस तरह की जो धांधली है कब तक चलती रहेगी। हम भी नज़र बनाए हुए हैं।